मनी इज व्हाट लॉ सेज मनी। ठीक है, तो आप अगर ध्यान से देखें तो क्या है, मनी इज व्हाट लॉ सेज मनी। मनी वो है जो लॉ मनी कह दे, मतलब मनी क्या है, मनी वो है जो लॉ मनी कह दे, मतलब जो आपका कानून, जो भी एक पर्टिकुलर कंट्री की हम बात करते हैं, उस कंट्री की जो जुरिस्डिक्शन के अंदर जो हर कोई एक्सेप्ट कर रहा होगा, वही क्या बन जाएगा स्टूडेंट, वही हमारे पास मनी बन जाएगा। सो मनी इज व्हाट लॉ सेज मनी। मनी वो है जो लॉ कह दे मनी है, वही हमारे लिए क्या बन जाता है, मनी बन जाता है। ठीक है, अब आपको ये बात ऑफ कोर्स ये बातें समझ नहीं आई होगी, सर इसका मतलब क्या है। देखो समझना, जैसे मैंने आपको पहले भी आपको इस बारे में हिंट दी थी कि मनी की कोई एक फिक्स्ड फिजिकल आइडेंटिटी नहीं है, राइट। क्योंकि जैसे पहले के हम 500 और नोट की, करेंसी नोट्स की बात करें जो कि इंडिया में चलते थे, वो 500 और 1000 के जो नोट्स थे उनको बदल दिया गया। 500 के नोट को बिल्कुल डिफरेंट तरीके से अब देखा जाता है, मतलब मिंट किया जाता है, प्लस 1000 के जो नोट्स है वो तो एक तरीके से हटाई दिए गए करेंसी से, अब 2000 के नोट्स है। तो लॉ ने कहा अब से ये मनी है, तो आपके लिए वही क्या बन गया, मनी। तो बेसिकली स्टूडेंट जब हम बात करते हैं लीगल डेफिनेशन ऑफ मनी की, तो यहाँ पे हमारा कहने का मतलब क्या होता है, मनी इज व्हाट लॉ सेज मनी। जैसे कि मैंने आपको क्या समझाया था, मैंने आपको समझाया था कि अगर ये वाली बॉटल, अगर कल को ये वाली बॉटल लॉ कह देगा भाई ये मनी है, तो आपको इसी को मनी मानना पड़ेगा, चाहे जितनी मर्जी इसको कैरी करने में डिफिकल्टी हो। बट क्योंकि लॉ ने कहा ये मनी है, आपको ये बॉटल नहीं पसंद, कोई भी प्रॉब्लम है आपको, बट स्टिल यू विल हैव टू एक्सेप्ट इट एज मनी, क्योंकि लॉ ने इसको मनी डिफाइन किया है। तो बेसिकली स्टूडेंट्स हमारे पास लीगल डेफिनेशन यही कहती है कि मनी इज व्हाट लॉ सेज मनी। मनी क्या है, मनी वो है जो लॉ ने क्या कह दिया, जो लॉ ने मनी कह दिया। अब स्टूडेंट इसमें क्या करते हैं, इसमें आगे जरा बातचीत कर लेते हैं अपनी। ठीक है, अब देखो लीगल डेफिनेशन ऑफ मनी में हम क्या करते हैं, दो पार्ट में इसको डिवाइड करते हैं। एक हम कहते हैं लीगल टेंडर मनी, एक हम कहते हैं लीगल टेंडर मनी, ओके, और एक हम कहते हैं नॉन लीगल टेंडर मनी। ओके, हमने क्या करा, हमने कहा कि जो मनी है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया जाएगा, एक लीगल टेंडर मनी के अंदर, एक नॉन लीगल टेंडर मनी के अंदर। सो व्हाट इज लीगल टेंडर मनी, अगेन वही बात है कि जिसको लॉ ने अपने आप से डिफाइन किया हुआ है कि दैट इट विल एक्ट एज मनी। ठीक है, और नॉन लीगल टेंडर का मतलब क्या है, नॉन लीगल टेंडर का मतलब है जिसके अंदर किसी तरीके का स्पेसिफिकली लॉ नहीं है, वो मनी की तरह काम तो कर रहा है बट एज सच कोई लॉ प्रॉपरली किसी लॉ के अंदर उसको मनी मानने के लिए नहीं कहा गया है। ठीक है, तो दो एक तरीके से फॉर्म्स हो गई, नॉन लीगल टेंडर और नॉन लीगल टेंडर। ठीक है स्टूडेंट्स, एक बात समझना, ये नॉन लीगल का मतलब इलीगल नहीं मानोगे आप। ऐसा नहीं होता कि कोई चीज जो लीगल नहीं है वो हमेशा इलीगल ही हो जाती है, ऐसा नहीं होता। ठीक है भाई, इलीगल का मतलब है जिसको स्ट्रिक्टली मना कर दिया जाए। ठीक है, जिसको स्ट्रिक्टली मना कर दिया जाए वो इलीगल है। अब सिगरेट स्मोकिंग, सिगरेट स्मोकिंग आप क्या मानेंगे, क्या वो लीगल है, क्या वो इलीगल है? ना वो लीगल है ना वो इलीगल है। हाँ, कुछ स्पेसिफिक एरियाज होते हैं जहां पे गवर्नमेंट ने प्रोहिबिट कर रखा है, लॉ ने प्रोहिबिट कर रखा है, सुप्रीम कोर्ट ने कि ये भाई इस एरिया में सिगरेट नहीं पीना, तो वहां पे सिगरेट पीना क्या हो जाएगा, इलीगल हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा लॉ से कुछ भी नहीं मानता, तुम्हारी चॉइस है, तुम्हें पीना है नहीं पीना है तुम्हारी मर्जी है, पियोगे तो भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं पियोगे तो भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मतलब हर एक्टिविटी जो लीगल नहीं है दैट डजंट मीन कि वो इलीगल ही है। ठीक है, इलीगल वो एक्टिविटीज होती है जो कि प्रोहिबिट कर दी जाती है कि ये नहीं करना, बट जिसके बारे में मेंशन ही नहीं किया हुआ है तो वो कैसे इलीगल हो सकता है, राइट। चलो, तो हमारे पास वैसे ही लीगल डेफिनेशन ऑफ मनी में दो पार्ट बन जाते हैं, एक लीगल टेंडर मनी और एक नॉन लीगल टेंडर मनी। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लीगल टेंडर मनी एंड नॉन लीगल टेंडर मनी? स्टूडेंट्स, जब मैं लीगल टेंडर की बात करता हूं, जब मैं आपसे लीगल टेंडर मनी की बात करता हूं, तो मेरा कहने का मतलब है जिसको लॉ ने मनी माना। एग्जाम्पल, सर एग्जाम्पल क्या है? इसमें देखो, पहले तो इसमें भी दो चीजें आ जाती हैं, फिर एक आता है लिमिटेड लीगल टेंडर, लिमिटेड लीगल टेंडर, और एक आ जाता है अनलिमिटेड लीगल टेंडर। ठीक है स्टूडेंट्स, एक आ जाता है लिमिटेड लीगल टेंडर और एक आ जाता है अनलिमिटेड लीगल टेंडर। अब आपको नाम से कुछ हद तक क्लियर होगा, लिमिटेड लीगल टेंडर।
लिमिटेड लीगल टेंडर का मतलब हो गया वो मनी स्टूडेंट्स जो कि किसी ट्रांजैक्शन में अप टू अ सर्टेन लिमिट यूज की जा सकती है। मतलब अगर आप एक ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो उस ट्रांजैक्शन में आप उस पर्टिकुलर करेंसी को एक सर्टेन लिमिट तक यूज कर सकते हो, उसे कहेंगे लिमिटेड लीगल टेंडर मनी। जैसे कि मान लो विच कैन बी यूज्ड अप टू अ सर्टेन लिमिट, वो मनी जिसको एक सर्टेन लिमिट तक यूज किया जा सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कॉइन्स इन इंडिया, कॉइन्स इन इंडिया। स्टूडेंट्स आपको पता होगा, शायद नहीं पता तो कोई बात नहीं, जो कॉइन होते हैं इंडिया में, जो हम कॉइन यूज करते हैं ₹5, ₹1, ₹10 के जो कॉइन हम यूज करते हैं, इनको एक सर्टेन लिमिट तक यूज किया जा सकता है। मतलब अगर मान लो आपको मुझे एक फीस पे करनी है जो कि 4000 है, अब वो 4000 के लिए आपने क्या करा, आपने मुझे 1500 वर्थ के सिक्के दे दिए, मतलब एक रुपए के 1500 सिक्के दे दिए, या 5 रुपए के हिसाब से दिए, या 10 रुपए के हिसाब से दिए, वो जैसे आपके पास थे। आपने मुझे 1500 तक के सिक्के दे दिए, प्लस बाकी रिमेनिंग 2500 वो आपने 500 का दिया, 2000 का दिया, 100 का दिया, वो आपकी मर्जी है। लेकिन आपने क्या किया, 1500 मुझे स्टूडेंट्स किस में दे दिए, कॉइन्स की फॉर्म में दे दिए। मैं आपको इस चीज के लिए डिनाई कर सकता हूं, और अगर आपने मुझे कंपेल किया तो मैं आप पे केस कर सकता हूं, क्योंकि इंडिया में के लॉ के अकॉर्डिंग, कॉइनेज एक्ट के अकॉर्डिंगली, कॉइन्स को एक सर्टेन लिमिट तक यूज किया जा सकता है, एंड दैट सर्टेन लिमिट इज ₹1000। मतलब जब आप एक ट्रांजैक्शन कर रहे हो, एक ट्रांजैक्शन में आप कॉइन्स को ₹1000 की लिमिट तक ही यूज कर सकते हो। देखो, अगर हम दोनों के बीच में वॉलंटरी ट्रस्ट है, हो सकता है कि मैं एक शॉपकीपर हूं, मुझे कॉइन्स की बहुत जरूरत पड़ती है, तो मैंने आपसे बोला कि भाई साहब अगर कॉइन्स है तो जितने हो दे देना, मैंने आपसे ले लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं कि वॉलंटरली है तो ठीक है, लेकिन अगर आप मुझे कंपेल करोगे, मैंने कहा मुझे 4000 रुपए चाहिए और 1000 रुपए से ऊपर कॉइन नहीं चाहिए मुझे भाई, ठीक है, कौन गिनने बैठेगा इसको, मेरे को पास टाइम नहीं है भाई, मुझे एक काम करो, मुझे 1000, अभी आप भी अपनी जिद पे थे, मैं कहा आपकी जिद है ना, तो 1000 तक के कॉइन दे दो, बाकी 3000 रुपए मुझे नोट्स की फॉर्म में चाहिए, कॉइन नहीं एक्सेप्ट करूंगा। एक्सेप्ट करवाने को बोलोगे मैं केस कर सकता हूं। तो इसे बोलते हैं स्टूडेंट्स लिमिटेड लीगल टेंडर, जिसका जो यूसेज है वो एक सर्टेन लिमिट तक है, उस लिमिट के बाद आप उसे यूज नहीं कर सकते हैं, तो उसे बोलते हैं लिमिटेड लीगल टेंडर मनी, ठीक है। और अनलिमिटेड लीगल टेंडर क्या हो गया भाई, ये तो नाम से क्लियर है, अनलिमिटेड का मतलब है जो किसी भी अमाउंट तक, जो किसी भी एक्सटेंट तक यूज किया जा सकता है, ठीक है। अनलिमिटेड लीगल टेंडर क्या हुआ, जो कि यूज किया जा सकता है अप टू एनी एक्सटेंट। ये वो अमाउंट है जो किसी भी एक्सटेंट तक स्टूडेंट्स यूज किया जा सकता है। मैं रिपीट कर रहा हूं, जो अनलिमिटेड लीगल टेंडर है ये वो अमाउंट है जिसे आप किसी भी लिमिट तक यूज कर सकते हैं। तो जब आप इसे किसी भी लिमिट तक यूज कर सकते हो तो इसे क्या बोला जाएगा, अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी, ठीक है स्टूडेंट्स। इसे क्या बोला जाएगा, इसे बोला जाएगा अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी। जैसे कि एग्जांपल स्टूडेंट्स, करेंसी नोट्स, जितने भी करेंसी नोट्स आप देखते हैं, जो भी करेंसी नोट्स हम देखते हैं, ये जो करेंसी नोट्स है स्टूडेंट्स, ये क्या है, ये हमारे लिए है अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी, क्योंकि इनके यूज होने पर, इनको यूज करने पर किसी तरीके का एक्ट नहीं है, आप इसे किसी भी एक्सटेंट तक स्टूडेंट्स यूज कर सकते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं, इनको आप किसी भी एक्सटेंट तक यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हमारे पास क्या हो गया स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारे पास अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी। तो मतलब जो हमारे पास मनी है वो दो फॉर्म्स में यूज की जा सकती है, दो तरीके से डिफाइन की जा सकती है लीगल टेंडर में, एक लिमिटेड लीगल टेंडर मनी, एक अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी। अब स्टूडेंट यहां पे एक बात आपके लिए इंपॉर्टेंट समझने वाली जो है वो क्या है, जो स्टूडेंट्स लीगल टेंडर मनी है ना, जो लीगल टेंडर मनी है, इसी मनी को, लीगल टेंडर मनी को ही एक और नाम से जाना जाता है जो आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क डेफिनेशन के तौर पे, फिएट मनी, ठीक है स्टूडेंट्स। जो हमारे पास लीगल टेंडर मनी है उसी को हम किस नाम से जानते हैं, उसी को हम फिएट मनी के नाम से जानते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिएट, फिएट का मतलब होता है विच इज समथिंग कंट्रोल्ड, गवर्न्ड, एडमिनिस्टर्ड। वो चीज जो एक तरीके से एडमिनिस्टर्ड होती है, रजिस्टर्ड होती है, गवर्न्ड होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, फिएट बोलते हैं। आप मेरी बात समझ रहे हो, मैं रिपीट करता हूं, वो चीज जो हमारे पास क्या होती है, गवर्न्ड होती है, ठीक है, जो गवर्न्ड होती है, एडमिनिस्टर्ड होती है, उसे हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, उसे हम बोलते हैं फिएट, ठीक है। तो फिएट मनी वो मनी हो गई जो बेसिकली क्या है, जो
गवर्नमेंट के थ्रू गवर्नड होती है, जो लॉ के थ्रू क्या होती है, गवर्नड होती है। रिकॉल करो जो 2016 के अंदर डीमोनेटाइजेशन हुआ था 8 नवंबर को, उसके बाद आपने अगर कभी न्यूज देखी थी तो न्यूज में जरूर जिक्र किया गया होगा दैट ₹500 ओल्ड ₹500 and 1000 will no longer be the fiat money। आपने न्यूज़पेपर्स पे हेडलाइन देखी होगी, सुना होगा कि अब वो फिएट मनी नहीं रहा, मतलब अब लॉ उसको गवर्न नहीं कर रहा, लॉ अब उसको मनी नहीं मान रहा। ऐसा नहीं था स्टूडेंट्स के उसकी इंक खराब हो गई थी या उसका पेपर खराब हो गया था, उस पर आरबीआई के गवर्नर के साइन जाली थे, ऐसा कुछ नहीं था। बस लॉ में ये था कि हमें डीमोनेटाइजेशन करना है, तो क्योंकि हमें डीमोनेटाइजेशन करना था तो जो पुराने 500 और 1000 के नोट्स थे वो गवर्नमेंट ने क्या कर दिए, वो गवर्नमेंट ने अपने फिएट से हटा दिए। मतलब मैं अब इन 500 और ₹1000 के नोट्स को गवर्न नहीं करती हूं, राइट। सो स्टूडेंट ये हमारे पास क्या बन जाती है, ये हमारे पास बन जाती है फिएट मनी। होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा फिएट मनी क्या है, वो मनी जो कि गवर्नड या एडमिनिस्टर्ड है गवर्नमेंट के थ्रू, और वही फिएट मनी ही क्या होती है, उसी फिएट मनी का दूसरा नाम स्टूडेंट क्या है, लीगल टेंडर मनी। तो दोनों इसी के नाम है। होपफुली क्लियर है। चलो अब बात करते हैं किसकी, अब बात करते हैं नॉन लीगल टेंडर मनी। अब सर नॉन लीगल टेंडर मनी क्या है, नॉन लीगल टेंडर मनी का मतलब ये है कि ये ऐसा नहीं है कि लीगली आप इसको एक्सेप्ट करने के लिए बाउंडेड हो, ठीक है भाई, करेंसी को तो आप लीगली एक्सेप्ट करने के लिए बाउंडेड हो ही, लेकिन नॉन लीगल के साथ ऐसा नहीं है कि लीगली आप इसको एक्सेप्ट करने के लिए बाउंडेड हो, बट इट कैन एक्ट एज मनी, इट कैन एक्ट एज मनी, ये मनी की तरह एक्ट कर सकता है। इट कैन एक्ट एज मनी, ये मनी की तरह एक्ट कर सकता है कब, ऑन द बेसिस ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट। ये मनी की तरह एक्ट कर सकता है, लेकिन ये मनी की तरह स्टूडेंट्स कब एक्ट करता है, म्यूचुअल ट्रस्ट के बेसिस पे। अगर आपको मुझ पे ट्रस्ट है या मुझे आपके ऊपर ट्रस्ट है तब ये मनी के फॉर्म में आ सकता है। अब आप कहोगे सर ऐसी कौन सी मनी है, स्टूडेंट्स द बेस्ट एग्जांपल दैट आई कैन गिव यू इज चेक। चेक, ठीक है, चेक जो है वो क्या है, वो एक मनी है, लेकिन कब, म्यूचुअल ट्रस्ट के ऊपर। अगर हम दोनों को एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं है तब वो मनी का काम भी नहीं करेगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर वो हम दोनों को एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट नहीं है तो मनी का काम भी नहीं करेगा। देखो क्या होता है कि सपोजिटली आपको मुझे वही 4000 अमाउंट पे करना था, आपने कहा सर आप एक काम करो इस 4000 के अमाउंट का चेक ले लो। से मान लेता हूं कि मेरे को आपको ट्रस्ट है, मैं आपको दिखाता हूं कि बेसिकली चेक का ड्रॉबैक क्यों है, ये ट्रस्ट के ऊपर क्यों डिपेंड करता है। मैंने आपसे चेक ले लिया, ठीक है, अब मैं गया अपना आपका चेक लेके मैंने अपने बैंक में डिपॉजिट कराया, 2-3 दिन बाद बैंक की मुझे इंफॉर्मेशन आई। अभी हम बैंकिंग पढ़ेंगे तब हम प्रॉपर इस बात को भी स्टूडेंट समझेंगे, क्योंकि हो सकता है कि आपके माइंड में कभी क्यूरियोसिटी रही हो कि सर ऐसा कैसे होता है कि जब मैंने किसी पर्सन को चेक दिया, जो कि मेरा अकाउंट तो स्टेट बैंक में है, उसका अकाउंट कोटक में है, तो स्टेट बैंक का चेक कोटक वाले कैसे क्लियर कर देते हैं। ठीक है, हो सकता है आपके माइंड में कभी क्यूरियोसिटी आई होगी, तो वो कैसे होता है वो मैं आपको समझाऊंगा बैंकिंग के अंदर। ठीक है, तो आपने मुझे अपने स्टेट बैंक का चेक दिया, मैंने अपने कोटक पे डिपॉजिट कराया, और कोटक में डिपॉजिट कराने के बाद क्या हुआ स्टूडेंट्स, वो मान लेता हूं उनका 2-3 दिन बाद रिपोर्ट मेरे पास आया कि उस चेक पे साइन की गलती थी, मतलब साइन मिसमैच हो रहे हैं, या फिर मेरे पास बैंक ने मुझे इंफॉर्मेशन दिया कि वो जो चेक है वो क्या हुआ, वो ऑनर नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया, वो डिसऑनर हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि सर आपने जिस पर्सन के अकाउंट में जिसने 4000 दिए थे उसके अकाउंट में थे ही 2000, तो 4000 का चेक कैसे क्लियर करे। ठीक है, अब अगर सोचो आप और मैं एक दूसरे को जानते हैं, मैं आपके पास आऊंगा चेक लेके, यार क्या चेक दे दे यार, कम से कम ढंग से तो काटता, तेरे साइन मैच नहीं कर रहे, आपको साइन करने नहीं आते अपने, क्या आदमी हो यार आप, मैं बोल के दूसरा चेक ले लेता। ठीक है, या फिर अकाउंट में बैलेंस नहीं होता, तो यार कैसे गरीब आदमी हो यार, जब आपके अकाउंट में पैसे ही थे तो मुझे चेक क्यों दिए, मुझे भैया माफ करो चेक मत दो, मुझे कैश दे देना, 2 दिन बाद दे देना, लेकिन कैश दे देना। तो चेक में स्टूडेंट्स ये थोड़ा सा क्या होता है, ये थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि इसमें आपको पता नहीं सामने वाले के अकाउंट के अंदर पैसा है नहीं है, चेक का साइन मैच करेगा नहीं करेगा, या कुछ भी हो सकता है।
ठीक है, तो यहाँ प्रॉब्लम समझ रहे हो आप, प्रॉब्लम ये है कि अगर ट्रस्ट था, पता था मुझे आपके बारे में, आप कहाँ रहते हो, क्या करते हो, सब कुछ पता था, जानते थे, तब तो मैं उस चेक को दोबारा कहीं से क्लियर करवा लूंगा। लेकिन अगर मैं नहीं जानता हुआ तो उस केस में क्या करूंगा, उस केस में वो चेक क्या हो जाएगा, बाउंस हो जाएगा, डिसऑनर हो जाएगा। ठीक है, पेनल्टी मेरे पे भी चार्ज होगी, आप पे भी चार्ज होगी। इसलिए चेक जो होता है वो ट्रस्ट के बेसिस पे मनी बनता है। ठीक है, अच्छा, इस चेक की जगह एक तरीका और निकालती हैं बड़ी बड़ी जो कंपनीज होती हैं, वो एक और तरीका निकालती है जिसे बोलते हैं डिमांड ड्राफ्ट्स। ठीक है, डीडी। ठीक है, इसे स्टूडेंट डिमांड ड्राफ्ट बोलना, क्योंकि अभी अब आगे हम पढ़ेंगे डीडी का मतलब डिमांड डिपॉजिट्स। मैं यहां पे लिख देता हूं डिमांड ड्राफ्ट है ये। ठीक है, अब डिमांड ड्राफ्ट क्या होता है आप समझो। अभी 12th के बाद आपको बड़े बड़े कॉलेजेस में एडमिशन लेना है, आप फीस देने जाओगे, या तो वो कहेंगे ऑनलाइन पे करो, या वो बोलेंगे डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू पे करो। अब आप कहोगे ये डिमांड ड्राफ्ट क्या होता है, देखो अब वहां पे क्या होता है, पिल्फरेज हो जाते हैं, छोटी मोटी, आप समझ रहे हो, छोटी मोटी चोरियां हो सकती हैं कि भाई कैशियर ने कुछ पैसा इधर उधर कर दिया। तो बड़ी कंपनीज ने क्या किया, बड़ी कंपनीज ने कॉन्सेप्ट निकाला, जिस कॉन्सेप्ट को क्या बोला जा रहा है, डिमांड ड्राफ्ट बोला जा रहा है। अब इस डिमांड ड्राफ्ट के कॉन्सेप्ट में क्या है, इस चीज को ध्यान से समझो स्टूडेंट्स। ऐसा होता है कि मान लो सपोजिटली सीबीएसई, आपने किसी दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी आपको कह रही है कि भाई आपको मुझे फीस देनी है, डिमांड ड्राफ्ट की फॉर्म में देनी है। अब डिमांड ड्राफ्ट क्या होता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी अपनी डिटेल बैंक को देके रखती है कि भाई जो मेरा बैंक अकाउंट है वो ये है, ऐसे ऐसे है, बैंक के पास उनका डिटेल सब कुछ है। वो कहेंगे आपको पेमेंट जो करना है वो किस में करना है, डिमांड ड्राफ्ट की फॉर्म में। बैंक के पास आप जाओगे, बैंक से कहोगे मुझे डीडी बनाना है, बैंक कहेगा किसके फेवर में, आप कहोगे दिल्ली यूनिवर्सिटी के फेवर में। वो आपको एक फॉर्म देगा, जैसे आप कभी बैंक में गए हो डिपॉजिट कराए हो ना पैसे, तो वैसे एक स्लिप होती है, वो आपको एक फॉर्म देगा जिसमें लिखा होगा डीडी इन फेवर ऑफ। तो इन फेवर ऑफ आप लिख दोगे इसके नाम से, पेबल एट कि भाई कौन सी ब्रांच में, क्योंकि देखो ऐसा है कि भाई दिल्ली यूनिवर्सिटी की ब्रांच काफी सारी होंगी। ठीक है, काफी सारी जगह पे अकाउंट, मतलब मेन उनके हेड ब्रांच कौन सी है, भाई देखो दिल्ली यूनिवर्सिटी, तो मैं यूनिवर्सिटी का एग्जांपल ले रहा हूँ, वो सिर्फ दिल्ली में ही है। मान लो कोई ऐसी यूनिवर्सिटी है जो अलग अलग स्टेट्स में है, उसका हेड ऑफिस तो कहीं पे, जैसे मान लो आप सीए करते हो, ICAI, अब वो तो हर जगह पे, आपके स्टेट में, हर स्टेट में एक प्रोविजन है, लेकिन उसका मेन हेड ब्रांच कहाँ है, तो आपने लिख दिया पेबल एट दिस। ठीक है, बैंक ने पूछा कि भाई कितने का डीडी बनाना है, आपको याद आया मेरी फीस 10,500 है, आपने बोला 10,500, बैंक कहेगा 10,500 प्लस मेरे 35, 40, 50 चार्ज लगा के दे दो। ठीक है, क्योंकि भाई बैंक को भी तो अपना कुछ पैसा रखना है ना, तो बैंक रखेगा। बैंक ने क्या किया, सुन देखो, आपने उसको स्लिप दी और 10,500 रुपए दिए, बैंक ने आपसे स्लिप और 10,500 रुपए रखे, आपसे बोलेंगे 1 घंटे 2 घंटे वेट करो। आप 1-2 घंटे वेट करते हो, एज इट इज जैसा आपका चेक होता है, एज इट इज जैसा आपका चेक की लीफ होती है, वैसे डिमांड ड्राफ्ट की भी लीफ बन के आती है। उस लीफ पे साफ साफ लिखा होगा कि डीडी इन फेवर ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी पेबल एट दिस, अमाउंट इतना है, और जो दूसरा अमाउंट होता है उस पर टेप मार देते हैं ताकि उसके अंदर किसी भी तरह की मॉडरेशन ना की जा सके। अब आप क्या करोगे, अपने कॉलेज में जाओगे, वो डिमांड ड्राफ्ट दे दोगे, भाई जो भी कैशियर होंगे वो कलेक्ट कर लेंगे, और फिर क्या होगा, उसको सीधा कहां भेज दिया जाएगा, बैंक में भेज दिया जाएगा। बैंक देखेगा तो डिमांड ड्राफ्ट है, डिमांड ड्राफ्ट का मतलब क्या है, इसकी पेमेंट ऑलरेडी आ रखी है। चेक में पेमेंट ऑलरेडी नहीं आई होती, चेक में तो इंस्टेंट चेक करना पड़ता है कि साइन मैच हो रहा है, अकाउंट मैच हो रहा है, नहीं हो रहा, ठीक है, सब कुछ मैच करना पड़ता है पैसे। लेकिन डिमांड ड्राफ्ट में क्या है, डिमांड ड्राफ्ट में ऐसा कुछ भी नहीं है, उसमें बस डीयू के फेवर में बना हुआ है, डीयू के जो भी ऑथराइज्ड होंगे वो उसको विड्रॉ कर सकते हैं अपने डीयू के अकाउंट में। तो इस तरीके से स्टूडेंट डिमांड ड्राफ्ट जो है वो काम करता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स आपने डेफिनेटली अकाउंटेंसी में टर्म पढ़ी होगी जिसे हम कहते हैं BOE, विच इज बिल ऑफ एक्सचेंज। BOE क्या होता है, बिल ऑफ एक्सचेंज। सपोजिटली मैं आपको जानता हूं, आप मुझे जान रहे हो, हम दोनों ने ट्रेड किया, मैं आपकी शॉप पे आया था और मैंने क्या कहा था, मेरे को फर्नीचर चाहिए था, मेरा फर्नीचर का बिल बना था 80,000 का, मैं 50,000 लेके आया था। क्योंकि मैं आपको जानता हूं, मैंने कहा एक काम करो, बिल बना दो। ठीक है, बिल के अंदर जो पेमेंट की डेट रहती है, मैच्योरिटी, वो 3 महीने की रहती है। अब स्टूडेंट बिल भी कब बनाओगे आप, बिल भी तब बनाओगे जब आपको मेरे पे ट्रस्ट होगा। अगर आपको मेरे पे ट्रस्ट ही नहीं है, आप कहोगे बिल बना दूं, साला बाद में कोई लेके भाग गया तो, अगर ये बाद में लेके भाग गया तो क्या करूंगा मैं, तो आप कहोगे नहीं यार मैं तो बिल नहीं बना सकता। ठीक है, मैं तो बिल नहीं बना सकता, फ्रॉड बहुत है भाई, लोग लेके भाग जाए, देने ना आए तो। सुन, ये होती है हमारी नॉन लीगल टेंडर मनी। ठीक है, यहाँ पे इसे क्या बोला जाता है, नॉन लीगल टेंडर मनी। ये तब मनी बन रही है जब दो लोगों को आपस में ट्रस्ट है, दो पार्टीज को आपस में ट्रस्ट है। इफ ट्रस्ट इज नॉट देयर देन इट विल नॉट एक्ट एज मनी। अगर ट्रस्ट नहीं है तो ये मनी की तरह एक्ट भी नहीं करेगा। राइट, समझ गए स्टूडेंट्स। चलो, अब इसी मनी को स्टूडेंट्स फिएट मनी को ही क्या कहा जाता है, सॉरी, नॉन लीगल टेंडर मनी को भी एक नाम से जाना जाता है जिसे हम बोलते हैं स्टूडेंट्स फिड्यूशरी मनी।
ठीक है। जो हमारे पास नॉन लीगल टेंडर मनी है स्टूडेंट्स, नॉन लीगल टेंडर मनी को ही हम एक नाम से जानते हैं और वो नाम क्या है, वो नाम हमारे पास है फिड्यूशरी मनी। जो नॉन लीगल टेंडर मनी है स्टूडेंट्स, उसी को हम किस नाम से जानते हैं, सिर्फ फिड्यूशरी मनी के नाम से जानते हैं। तो स्टूडेंट ये हमारे पास हो गया डेफिनेशंस ऑफ मनी। ठीक है, मेजरली हमें इन्हीं को पढ़ना है, वैसे बहुत सारी और होती है, फंक्शनल डेफिनेशन ऑफ मनी भी होती है, बट हमारे पास काम के यही है। फंक्शनल तो आप पढ़ ही चुके, विच इज जनरली एक्सेप्टेबल एंड एक्ट। मनी का फंक्शन क्या है, मनी का फंक्शन वही है ना जो एक्सेप्टेबल हो और मनी के तौर पे ट्रांजैक्शन के काम में आए। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया स्टूडेंट, लीगल डेफिनेशन ऑफ मनी। आपको मेनली क्या याद रखना है, आपको मेनली फिएट, फिड्यूशरी, लीगल टेंडर मनी। हार्डली आपके एग्जाम में नॉन लीगल टेंडर मनी पूछा जाएगा, वो फिड्यूशरी मनी पूछ लेंगे। नॉन लीगल टेंडर बहुत हार्डली होगा कि आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, लीगल टेंडर की डेफिनेशन आ सकती है, फिएट मनी की डेफिनेशन आ सकती है और फिड्यूशरी मनी की डेफिनेशन आ सकती है। ठीक है, तो दैट इज द टॉपिक ऑफ लीगल टेंडर, लीगल डेफिनेशन ऑफ मनी।